स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर एडवोकेट शैलेश नानोरे। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को, जो हमारे देश के एक महान हस्ती इस देश में, जिसने देश का निर्माण किया, देश में इक्वालिटी को लेकर और सामाजिक चेतना, इकोनॉमिक चेतना, तमाम आंदोलन के मुखिया रहे बाबा साहब अम्बेडकर। आइए ऐसे समय शैलेश जी आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शैलेश हमें बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर का बचपन का स्ट्रगल कैसा रहा? बाबा साहब अम्बेडकर का बचपन का स्ट्रगल जो है, जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया स्ट्रगल, तो ये शब्द में ही जो है उनकी बचपन की जीवनी जो है प्रकट होती है। उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जो संघर्ष किया, जो जिन परेशानियों से, दिक्कतों से, डिफिकल्टी से वो गुजरे, तो मैं नहीं समझता कि अपन उसको इमेजिन भी कर सकते हैं। वो कल्पना के बाहर है, क्योंकि उस समय देखिए बाबा साहब 1891 में इस धरती पर आए, इस देश में उनका जन्म हुआ। एक बहुत बड़ी आशा की किरण जो है जागी कि कुछ परिवर्तन होगा, कुछ क्रांति होगी, कुछ विद्रोह भी होगा। किस तरह के परिवर्तन? इस देश में जो सामाजिक विषमता थी मौजूद, हजारों सालों से एक गुलामी, एक शोषण इस देश में चल रहा था। चार आश्रम के रूप में यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो श्रृंखला जो थी, इसको चार आश्रम जो कहते हैं, ये हजारों सालों से चल रहा था मनुस्मृति के अनुसार जी। और ये मान लिया गया कि इस देश की जीवन शैली यही है। तो मानव को मानव का अधिकार नहीं था, मानव को गुलाम बनाया जाता था, पशु से भी बदतर जो है ट्रीटमेंट मिलती थी, अस्पृश्यता थी, वो पानी नहीं पी सकता था, वो भोजन नहीं ग्रहण कर सकता था, छुआछूत थी, और आर्थिक जो एक ढांचा था वो बहुत ही विषमता से भरा हुआ था। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर भी क्या इसी तरह के किसी परिवार से आते थे? बाबा साहब एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे और जिस प्रकार से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया और हायर एजुकेशन लिया, हायर स्टडीज में गए, तो प्राइमरी एजुकेशन में भी जो है वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं थी जी। लेकिन बाबा साहब को एक बात का रियलाइजेशन बचपन में ही हो गया कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं इस देश के दलित बांधवों के लिए, तो वो एजुकेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं, और एजुकेशन ही उनका वेपन हो सकता है फाइट करने के लिए जो विषमताएं है, जो इनइक्वालिटी है, जो हजारों सालों की गुलामी है, शोषण है। तो उनके पास में एक ही दिया था और वो दिया था एजुकेशन का। उन्होंने उसको अपने भीतर आत्मसात किए और हायर स्टडीज में फॉरेन में गए, इंग्लैंड, अमेरिका, बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रीज ली, बार एट लॉ, बैरिस्टर, पीएचडी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, दुनिया भर के जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, आज का मनुष्य इमेजिन नहीं कर सकता, इतना बाबा साहब पढ़े और वो एनलाइटन हुए कि देश की परिस्थितियां उस समय क्या थी और उन्हें कैसे उसमें क्रांति लाना था। तो बाबा साहब ने ये हायर स्टडीज से जो नॉलेज हासिल किया, उसके बेसिस पर, और जो उनको एक साक्षात अनुभव हुआ अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का, डिस्क्रिमिनेशन का, तो उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि इस देश में सामाजिक न्याय वो दिलवा के रहेंगे। और इसलिए सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया कि किस प्रकार से देश के लोगों को यहाँ मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और उनकी जो आर्थिक दशा, जो उनको खाने को जो है रोटी नहीं है, वो मजदूरी का काम करते हैं, कैसे अपने आप को एजुकेशन दिलवाएंगे। ये सामाजिक न्याय की आपने बात की, तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए ऐसे कौन से आर्टिकल्स रखे गए हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो बाबा साहब ने ये आर्टिकल को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया हुआ है, और फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार हर सिटीजन का होता है। अगर जो भी इस देश में पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो उसका ये जन्मतः मूलभूत अधिकार, यानी वो जब से पैदा हो रहा है तभी से उसका वो राइट जो है उसके साथ चलेगा।
ऐसा मूलभूत अधिकार बाबा साहब ने दिया हुआ है कि चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, उसको समान अधिकार मिलेगा और उसको समान दर्जा मिलेगा, समान स्टेटस मिलेगा। अगर इन्हीं राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो इसमें क्या रेमेडी हमारे संविधान में दी गई है? अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन होता है, कोई वायलेट करता है, तो वहां संविधान के अनुसार हमें हाई कोर्ट में अगर अप्रोच करना है तो आर्टिकल 226 के तहत हमको अप्रोच करना पड़ता है। और अगर किसी अथॉरिटीज ने, किसी ट्राइब्यूनल ने या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर वायलेट किया है तो आर्टिकल 227 में हमको अप्रोच करना पड़ता है। तो आर्टिकल 226 में जो रीट जुरिस्डिक्शन है, वो रीट जुरिस्डिक्शन चाहे वो मैंडामस हो, को वारंट हो, सर्चोरी हो, प्रोहिबिशन हो या हबिस कार्पस हो, कोई भी रीट में व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो हाईकोर्ट में आ सकता है और हाईकोर्ट से रेमेडी ले सकता है। बाबा साहब ने एक संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल में है जी? What is the soul of Constitution of India? उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये आंसर दिया है कि आर्टिकल 32 is the soul of the Constitution of India. And why? Because that is having the sanctioning power, enforcement machinery. कि अगर आपके पास राइट्स है लेकिन रेमेडी अवेलेबल नहीं है, सैंक्शनिंग पावर नहीं है, कि जैसे अगर आप अप्रोच करते हैं किसी हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर करेगा अगर आपके फेवर में, तो उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? और अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास मशीनरी रहती है जी। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज रहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहता है। तो जब तक के मशीनरी नहीं है, सैंक्शनिंग ऑथोरिटी नहीं है, तब तक के उस राइट का कोई अर्थ नहीं होता जी। जैसे किसी जिसका राइट का वायलेशन हुआ, अगर वो कोर्ट तक नहीं जा सकता तो क्या उसकी जगह कोई और भी जो है कोर्ट के सामने खड़ा हो सकता है? देखिए, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे संविधान में? देखिए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, एडीआर सिस्टम कहते हैं इसको जी। कि अगर कुछ बातें कोर्ट से सॉल्यूशन नहीं निकलती है तो एक मीडिएशन भी होता है, कंसिलिएशन भी होता है, आर्बिट्रेशन भी होता है, लोक अदालत भी होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी होते हैं। तो ये इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट, अल्टरनेट अगर कोर्ट में कोई जाना नहीं चाहता है, कोई नागरिक कुछ नहीं करना चाहता, कोर्ट में जाने के लिए जिसका वायलेशन हुआ उसके अलावा कोई उसके लिए वो खड़ा नहीं हो सकता, वो गरीब है, कोर्ट तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है? संविधान ने व्यवस्था लीगल सर्विसेज सब कमिटी जो है उसमें लीगल एड प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर कोई गरीब है वो हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता, तो हाई कोर्ट में भी लीगल एड सर्विस है, सुप्रीम कोर्ट में भी लीगल एड सर्विस है। तो वहां प्रोवाइड किया जाता है निःशुल्क जी, निःशुल्क उनकी जो है केस लड़ी जाती है और ऐसे वकीलों का चुनाव किया जाता है कि जो निःशुल्क जो है उनके लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे जो एकदम आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है या जो कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, तो उनको ये डरना नहीं चाहिए, उनको ये जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि उनका काम निःशुल्क भी हो सकता है। ऐसी प्रावधान है, प्रोसीजर है। कोई अगर जनता के हित में कोई अगर जाना चाहता है कोर्ट, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? जनता के हित के लिए, जैसे अभी मैंने कहा एक संदर्भ में कि कुछ समय पहले मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया, पाली भाषा के को यूपीएससी के मेन एग्जाम में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट करके आना चाहिए जी। तो ऐसे इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया जाता है जी। तो प्राइवेट इंटरेस्ट जो है एक अलग बात होती है और पब्लिक जो है कि मासेस और सोसाइटी एट लार्ज उनका इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे इसमें भी जो है आर्टिकल 226 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट में की जा सकती है और वो रिलीफ जो है हम हाई कोर्ट से ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी ले सकते हैं। तो इससे जनहित, यानी उसमें हित जो है वो पूरे जन का, मासेस का, मॉब का होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। पाली भाषा को लेकर ये कंट्रोवर्सी क्या थी?
कंट्रोवर्सी, देखिए कंट्रोवर्सिया जो है क्रिएट की जाती है और ये भी क्रिएट होता है। हमसे बातचीत करने का ये कार्यक्रम भी इसीलिए कि लोगों में जो गलतफहमी है उसको दूर किया जाए और जो विजन बाबा साहब अम्बेडकर का था उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी आपसे इस टॉपिक पर किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्र